हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के अध्याय 11 के बारे में, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और ये क्लास 6 की इतिहास एनसीईआरटी का लास्ट अध्याय है। इससे पहले के 10 अध्याय हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकता है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट उन्हें मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहीं क्लास 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी का PDF भी अवेलेबल है, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें बताया गया है इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में। जो साक्ष्य मिले तो कैसे मिले और कहाँ मिले, इनके बारे में इस अध्याय में बातें की है एनसीईआरटी में। तो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। यानी कि जो मेहरौली में है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लौह स्तंभ जिसे बोलते हैं, आयरन पिलर, उसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। यानी कि जो हमें लौह स्तंभ है हमारा, इसके जो साक्ष्य की जानकारी हमें मिलती है, इस पे एक अभिलेख खुदा हुआ है, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है, जो संभवतः गुप्त वंश के होंगे। जो इस पे अभिलेख मिला है वो एक चंद्र नाम का अभिलेख मिला है, और इसका अनुमान लगाया गया है कि वो लगभग या संभवतः गुप्त वंश का शासक रहा होगा। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं। कभी गोल, लंबे, बड़े, छोटे स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। तो इसमें बताया गया है स्तूप को कि स्तूप का जो अर्थ होता है वो एक टीले से लगाया गया है। इसका जो शाब्दिक अर्थ माना गया है वो एक टीले से लगाया गया है। और इसमें बताया गया कि स्तूप जो है वो कई आकार के होते हैं, जैसे गोल आकार का है, लंबे आकार का है, बड़े छोटे स्तूप हैं, और जो इनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा भी रखा रहता था, ये भी इनमें बताया गया है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा किसे कहते हैं? तो धातु मंजूषा उसे कहते हैं कि जो स्तंभों के अंदर जो डिब्बा रखा रहता है, उनके अंदर जो बौद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जिनमें दांत भी हो सकता है, हड्डी भी या राख भी, या उनके द्वारा उपयोग की हुई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर रखा हो, उसे क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यानी कि स्तूप जो है, लौह स्तंभ जो है या स्तूप जो हुआ करते हैं, उनके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ करता था, जिसे किसकी संज्ञा दी गई है? प्रदक्षिणा पथ की, प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जिसे तोरण कहा जाता है। यानी कि जो रास्ता हुआ करता था उसे रेलिंग से घेर दिया करते थे। रेलिंग जो आजकल भी घरों में यूज़ होती है, वो रेलिंग से घेर दिया जाता था, और जिसे किसका नाम दिया गया? वेदिका का नाम दिया गया। ठीक है। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने हुआ करते थे, जिसे तोरण, प्रवेश द्वार को तोरण, और जो रास्ते को घेरने वाली रेलिंग हुआ करती थी उसे वेदिका। ठीक है, दोनों शब्दों को याद रखना है। और मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, और यह सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी, जिसे सभागार की संज्ञा दी गई है, सभागार। ठीक है। उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा साक्ष्य मिला है कि उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर जो है
लगभग 1500 साल पहले पकी हुई ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर जिनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्मक यानी कि मोनोलिथ कहा गया है। महाबलीपुरम में एक मंदिर है, एकाश्मिक मंदिर, जिनमें प्रत्येक मंदिर जो है एक विशाल पहाड़ी यानी कि एक पहाड़ को तराश करके बनाया गया है। इसे एकाश्मक या मोनोलिथ की संज्ञा दी गई है। इस तरह की शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। यानी कि जो इस तरह के मंदिर हैं, सांचा ढांचा जो बोलते हैं, यानी कि मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो बनाने वाले शिल्पकार जो होते हैं, उनका जो खर्च हुआ करता था, जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, जिनकी सैलरी हुआ करती थी, वो राजा और रानी ही दिया करते थे। आगे है आपका स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ ने सांची को एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसमें बताया गया कि मंदिर में आने वाले जितने भी भक्त थे, वो उपहार लाते थे अपने साथ और उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। इनमें क्या हो सकता था, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक, उनको संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार इत्यादि, ये सब क्या हुआ करते थे। तो इनकी इमारतों की सजावट हुआ करती थी। इनके लिए पैसे जो देते थे, यानी कि जो सहयोग करते थे, उनमें व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ये सब शामिल हुआ करते थे। अजंता सैकड़ों सालों के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई गुफाएं खोदी गई हैं। यानी कि अजंता में सैकड़ों सालों के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई गुफाएं खोदी गई हैं। कई वर्षों के उपरांत बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई गुफाएं कहाँ खोदी गई हैं, तो अजंता में। ठीक है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी बनाए गए थे। यानी कि गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से जो अधिकांश चित्र बनाए गए, वो मसालों की रोशनी के उससे प्रकाश से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों, खनिजों, इन सभी से मिलकर के बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इनका कोई पता नहीं है कि किसने बनाए थे, किसने क्या किया था। ठीक है। आगे है आपका पुस्तकें। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य यानी कि शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। शिलप्पदिकारम जो कि एक व्याकरण है, जो क्या है, एक व्याकरण है। शिलप्पदिकारम व्याकरण है, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी 1800 साल पहले, जो तमिल का महाकाव्य माना जाता है। और एक और तमिल महाकाव्य यानी कि मड़िमेखलई को करीब 1400 साल पहले सन्नार द्वारा लिखा गया। मड़िमेखलई, इसको किसने लिखा है, सन्नार द्वारा लिखा गया है। कब, 1400 साल पहले। तमिल का महाकाव्य है ये भी। इसी काल में पुराण भी लिखी गई। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्राचीन या पुराण। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इसी काल में जो हमारा पुराण है, उनकी भी रचनाएं हुई और पुराण का जो अर्थ बताया गया है वो प्राचीन शब्द से लिया गया है, प्राचीन शब्द माना गया है। और पुराण के अंतर्गत शिव, दुर्गा, पार्वती, विष्णु, इन सभी जैसे देवी देवताओं से जो इनसे संबंधित कहानियां हैं या इनके जो भी रोल रहे अपने जीवन काल में, वो सब दर्शाए गए हैं। और इन्हीं महाकाव्य में इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने की विधियां भी दर्शाई गई हैं। महाभारत करीब 1500 साल पहले लिखा गया था। जो महाभारत की रचना हुई वो करीब 1500 साल पहले लिखी हुई, और माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी आती है। यानी कि जो महाभारत है और पुराण है, इन सब की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने।
वेद व्यास को इसकी संज्ञा दी जाती है कि वेद व्यास द्वारा इनको रचित किया गया था। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता जो है वो भी इसमें सम्मिलित मानी गई है। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। पहले ये मौखिक कहानी थी, लेकिन इसको बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत में इसका जो लिखा गया है, संस्कृत में रामायण की जो रचना की गई है वो महर्षि वाल्मीकि ने की है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है, हमें पुराणों से भी पता चलता है और इतिहासकारों ने भी इसका साक्ष्य हमें दिया है। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे और नाटकों को रोक खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। जो वहाँ की आम जनता थी वो कहानियाँ भी कहते थे, कहानियाँ, कविताएं और गीतों की रचना भी किया करते थे। नाटक जो होते वो नाटक भी किया करते थे। तो ऐसा सब इस कुछ में बताया गया है, ठीक है। और इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी। जो हमारे गणितज्ञ खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट, इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने आर्यभट्टी में ऐसा लिखा है कि जो दिन और रात होते हैं उसका कारण ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण ये रात और दिन होते हैं। उन्होंने व्रत की परिधि के मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, यानी कि जो व्रत की परिधि होती है, व्रत की परिधि जो होती है, ठीक है, उसको भी मापने का इन्होंने जो सॉल्यूशन है, विधि है, वो भी ढूंढ निकाली थी। तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब ये यूरोप में फैल गई। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह आविष्कार किया, शून्य के लिए, जीरो के लिए जो आविष्कार किया, और यह पद्धति अरब जो लोग थे, अरब के, उन्होंने अपनाई और उनके उपयोग करने के बाद ये शून्य संख्या जो है, चिन्ह जो है, वो यूरोप में भी फैल गया। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती किया करते थे, यानी कि जो रोम के निवासी हुआ करते थे वो बिना जीरो के या बिना शून्य के ही अपनी काउंटिंग को किया करते थे। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कागज का जो आविष्कार था वो 1900 साल पहले काई लुन नामक के व्यक्ति ने किया था चीन में, और कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। जो कागज बनाने की तकनीक या टेक्नोलॉजी थी उसको वर्षों तक, सदियों तक गुप्त रखा गया कि किस तरीके से ये कागज बनाया जाता है। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, उसके तुरंत बाद ये जापान तक लाई गई और करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में पहुंची और इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी, ऐसा आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का समरी जो है फिनिश हो चुका है। 11 चैप्टर थे, 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करके बिल्कुल हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे एक वीडियो लेक्चर में, सभी क्वेश्चंस को। और उसके बाद हम ज्योग्राफी के 2 चैप्टर भी अपलोड कर चुके हैं। कल से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। आप लोग जितना सपोर्ट बनाएंगे हमारे लिए, उतना हम जल्दी से सिलेबस को भी कवर करेंगे। पूरी क्लास 6 के इतिहास की जो एनसीईआरटी की जो समरी है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।